धामी कैबिनेट की अहम बैठक सचिवालय में सुबह 11 बजे शुरू होगी बैठक। कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कांग्रेस पर हमला। कहा, बीजेपी के महाजनसंपर्क अभियान से घबराई कांग्रेस, लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी पूरी तरह तैयार। हरिद्वार में बड़ा हादसा, खाई में गिरी यात्री बस, मासूम समेत 2 की मौत। मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने बचाई लोगों की जान। प्रदेश में बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट। देहरादून और मसूरी का मौसम हुआ सुहाना। टॉन्स और यमुना नदी में प्रवेश पर लगी रोक। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी वैद। चलिए रुक करेंगे आज की खास खबर की ओर। देहरादून से आपको खबर बता दें, जहां धामी कैबिनेट की बैठक आज होने वाली है। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें कि सचिवालय में सुबह करीब 11 बजे बैठक होगी और बताया जा रहा है कि कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर भी इस बैठक में लग सकती है। देखिए, आज धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक है। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बैठक जो है संपन्न होगी। सचिवालय में सुबह 11 बजे बैठक का आयोजन किया जाएगा और उम्मीद जताई जा रही है कि कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर भी इस बैठक में लग सकती है। तो काफी महत्वपूर्ण और बड़ी बैठक धामी कैबिनेट की आज होने वाली है, जो कि सचिवालय में 11 बजे आयोजित की जाएगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बैठक संपन्न होगी। कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा होगी और हो सकता है कि मुहर भी कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लग सकती है। चलिए विस्तार से जानकारी लेंगे। हमारे संवाददाता विनय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विनय, धामी कैबिनेट की अहम बैठक आज हो रही है, किन किन प्रस्तावों पर उम्मीद जताई जा रही है कि मुहर लग सकेगी? जी बिल्कुल, देखिए आज अगर बात की जाए तो जो धामी कैबिनेट है वो उनकी बैठक यहाँ पर होनी है, जिसमें खनन नीति में संशोधन सहित कई अहम प्रस्तावों पर जो है मुहर लग सकती है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में जो बैठक है वो आज 11 बजे से जो है शुरू होनी है। और ये बैठक सचिवालय स्थित जो विश्वकर्मा भवन है ये वहीं पर जो है आज आयोजित होगी, जिससे जो जिला विकास प्राधिकरणों में आउटसोर्स के जरिए जो स्टाफ नियुक्त किए जाने के लिए ओडा को अधिकार दिया जा सकता है। साथ ही साथ आपको बता दें कि सरकार 1.5 माह पहले ही जिला विकास प्राधिकरण की बहाली को लेकर निर्णय ले चुकी है, लेकिन यहाँ स्टाफ तैनात न होने के कारण प्राधिकरण की विधिवत बहाली भी जो है नहीं हो पाई है। ऐसे में जो धामी सरकार है ये एक मंत्रिमंडल की जो बैठक है इसमें कई बड़े महत्वपूर्ण जो है फैसले यहाँ पर हो सकते हैं। जी बिल्कुल विनय, हो सकते हैं कई महत्वपूर्ण फैसले, हालांकि चर्चा कैबिनेट की बैठक में की जाएगी। और इसी के साथ विनय एक बात ये भी, जो योजनाएं चलाई जा रही है क्या उनका फीडबैक भी इस बैठक के जरिए आज लिया जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से बैठक यहाँ पर आयोजित की गई है, बैठक के चलते कई ऐसे महत्वपूर्ण जो फैसले हैं वो यहाँ पर इस बैठक में लिए जा सकते हैं। साथ ही साथ देखा जाए तो किस तरीके से विकास कार्यों पर यहाँ पर काम किए जा रहे हैं, जनहित से जो जुड़े जो मुद्दे हैं उन पर भी यहाँ पर चर्चा की जा सकती है। तमाम सारे जो विभाग है उनको देखते हुए यहाँ पर कई महत्वपूर्ण जो फैसले हैं वो यहाँ पर लिए जा सकते हैं। जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए विनय। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां देहरादून में सीएम धामी ने केंद्र की मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई है, साथ ही राज्य में केंद्र से पोषित योजनाओं को गिनाया। सीएम ने कहा कि केंद्र ने उत्तराखंड को अग्रणी राज्य बनाने के लिए सहयोग दिया। उत्तराखंड पर मोदी जी का विशेष फोकस है। 9 साल में राष्ट्र का अभूतपूर्व विकास हुआ। आज पूरा देश मोदी जी का मुरीद है। सर्व कल्याण की भावना से मोदी जी विश्व विख्यात हुए। विश्व मोदी जी के कार्यों को नमन करता है। भारत के अंदर गरीब कल्याण के लिए, यानी कि जो गरीबों के उत्थान के लिए, गरीबों को आगे बढ़ाने के लिए अनेकों योजनाएं जो माननीय प्रधानमंत्री जी के कालखंड में प्रारंभ हुई हैं, उन सभी को ये जो आज यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई है, इस प्रदर्शनी के माध्यम से जन जन तक पहुँचाने का काम होगा। क्योंकि यथार्थ में अगर हम देखें 2014 और 2014 के बाद से लेकर 9 सालों में जितने काम हुए हैं वो आज़ादी के जितने कालखंड हैं उससे कई गुना ज़्यादा हुए हैं हर क्षेत्र में।
और इन 9 सालों में भारत की वैश्विक पहचान बढ़ी है, भारत का मान सम्मान बढ़ा है, हर भारतवासी का गौरव बढ़ा है। और हालिया माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विदेशों का दौरा था, उस दौरे में एक बात पूरी तरह से सिद्ध हो गई कि आज भारत दुनिया का श्रेष्ठ भारत बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी का जो स्वागत हो रहा है वो उनके स्वागत के साथ साथ हर एक भारतवासी का स्वागत है। निश्चित रूप से ये जन जन तक ये आवाज़ पहुँचे, जन जन तक ये अभियान पहुँचे, इसके लिए ये कार्यक्रम यहाँ पर किया जा रहा है। निश्चित रूप से इस कार्यक्रम से जो यथार्थ है वो सबके सामने आएगा। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी हरिद्वार दौरे पर पहुंचे। वहां उन्होंने हरिहर आश्रम पहुंचकर स्वामी अवधेशानंद गिरी से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लिया। इस दौरान मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए गणेश जोशी ने कहा कि हरीश रावत ने 2016 में उन्हें जेल भेजवा था। जेल से आने के बाद उन्होंने हरीश रावत की हार को लेकर भविष्यवाणी की थी, जो सही साबित हुई। हरीश रावत मुख्यमंत्री रहते हुए 2 सीटों से हारे और उसके बाद लगातार हार रहे हैं, इसलिए अब उन्हें हरिद्वार में हर की पौड़ी आकर भगवान का भजन करना चाहिए। हरीश रावत जी ने मुझे 2016 में जेल भेजा था और जब मैं जेल से छूटा था तो मैंने एक बात कही थी कि इसने ब्राह्मण की हत्या करने की कोशिश की है और ये दोनों जगह से हारेगा। तो यही हुआ कि मुख्यमंत्री रहते हुए जिस व्यक्ति ने 2 जगह से हारने का रिकॉर्ड बनाया हो, तो मैं तो उनसे कहूंगा, मुझे याद है जब एनडी तिवारी जी सीएम थे तो हर की पौड़ी में भजन करते थे। तो आपका बुढ़ापा आ गया, अब आपके बस का कुछ नहीं है, हर की पौड़ी में आइए, भजन कीजिए भगवान का नाम। तो लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी अब कांग्रेस को झटका देने की तैयारी में है। जनसंपर्क अभियान के तहत बीजेपी 5 लोकसभाओं में सभाएं करने वाली है, जिसमें बीजेपी की प्लानिंग है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बीजेपी में शामिल कराया जाए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि बहुत कांग्रेस कार्यकर्ता हमारे साथ संपर्क में हैं। हमारे मंडल अध्यक्षों ने सूची बनाना भी प्रारंभ कर दिया है। हमें लोकसभा के अंदर 60% से ज्यादा मतदान मिला है। इस बार हमें प्रतिशत और भी बढ़ाना है। अभी हमारी 5 लोकसभा के अंदर बड़ी सभाएं जो होने वाली हैं, जिसमें केंद्रीय नेतृत्व आएगा, आप देखेंगे बड़ी संख्या में कांग्रेस के बूथ स्तर के कार्यकर्ता हम उसमें सम्मिलित करेंगे, पार्टी ज्वाइन कराएंगे। बड़ा संपर्क हमारे साथ है। हमारे मंडलों के अध्यक्षों ने सूची बनानी प्रारंभ कर दी है, उनकी सबकी ज्वाइनिंग करेंगे। और हमको पिछली बार 60% ज़्यादा मतदान मिला है लोकसभा के अंदर, प्रत्येक लोकसभा में, और हमारा प्रयास रहेगा इस बार मत प्रतिशत और बढ़ाएं, और उसी हमारे कार्यक्रम का स्वरूप का लक्ष्य वही। गंगा दशहरा निर्जला एकादशी स्नान मेला पर्व की तैयारियों को लेकर ऋषिकुल ऑडिटोरियम में एसएसपी ने ब्रीफिंग की। अधिकारियों और पुलिस बल को निर्देशित किया गया। एसएसपी अजय सिंह ने एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार सिंह को स्नान मेले की कमान दी और नोडल ऑफिसर बनाया। मेला क्षेत्र बता दें कि 4 सुपर जोन, 16 जोन और 37 सेक्टर में विभाजित किया गया है, जिससे मेला क्षेत्र के चप्पे चप्पे पर पैनी नजर रखी जाएगी। भीड़भाड़ वाले इलाकों में सादे वस्त्रों में पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। वहीं बीडीएस टीम और डॉग स्क्वाड मेले क्षेत्र में निरंतर सक्रिय रहेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि किसी भी शरारती तत्व की गड़बड़ी फैलाने वाले की जानकारी मिलने पर अथवा आशंका होने पर तत्काल कार्यवाही की जाएगी। दशहरा बहुत ही बड़ा स्नान जो हरिद्वार में रहता है और इसमें जो है लाखों की संख्या में हमारे तीर्थयात्री और आते हैं, और इसको पूरी व्यवस्था को देखने के लिए इसको 4 सुपर जोन में हमारे जो एसपी रैंक के अधिकारी होते हैं उनको रखा गया है। साथ ही साथ इसमें जो है हमने 16 सुपर जोन बनाए हैं और 37 करीब सेक्टर बनाए हैं, जिसमें हमारे इंस्पेक्टर रैंक और एसओ रैंक, साथ ही साथ जो हमारी बीडीएस पुलिस टीम है, यानी जितने भी व्यवस्थाएं सभी पूरी कर ली गई हैं। और इसमें ब्रीफिंग भी कर ली गई फोर्स की। फोर्स तो करीब इसमें 800 से 900 के करीब लोग इसमें हमारे पुलिस अधिकारी कर्मचारी लगाए गए हैं। साथ ही साथ पीएससी का अलग से बल लगाया गया है। चूंकि स्नान की महत्ता इसलिए भी है कि 4 धाम भी अपने चरम पर, पीक पर चल रही है और छुट्टियां भी चल रही है। बहुत सारे यात्री 4 धाम में भी जा रहे हैं और जो हरिद्वार में भी स्नान करते हुए जाएंगे। और गंगा दशहरा की एक अलग मान्यता है, जिसको मुझे लगता है कि काफी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जहां गंगा दशहरा के महापर्व पर देश विदेश से आए श्रद्धालुओं ने मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। गंगा घाट पर जलस्तर बढ़ने से सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। ऐसी मान्यता है कि इस दिन गंगा स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। इस दिन मां गंगा का पृथ्वी पर अवतरण होता है। भागीरथ अपने पूर्वजों की आत्मा का उद्धार करने के लिए गंगा को पृथ्वी पर लेकर आए थे। इसी कारण गंगा को भागीरथी भी कहा जाता है। वहीं हिंदू धर्म में गंगा को मां का दर्जा दिया गया है। आज गंगा दशहरा है और खास करके भारतवर्ष में
जो माँ गंगा प्राणदायिनी मोक्षदायिनी है। और आज हर्षोल्लास के साथ हम लोग अभी मणिकर्णिका घाट में हैं। यहाँ पर भव्यता के साथ में जो है आप देख रहे होंगे तीर्थ यात्री और स्थानीय जन आकर के गंगा स्नान कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, गंगा लहरी का पाठ चल रहा है और तमाम जगहों पर गंगा मंदिर में और श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। गंगा दशहरे का जो महत्व तो तभी है जब हम गंगा को स्वच्छ और पावन रखें। तो मेरा यही सभी से विनम्र आग्रह है कि सब लोग आएं और गंगा दशहरे को बड़े दिव्य और भव्यता के साथ मनाने के साथ साथ गंगा को स्वच्छ और पावन रखने के लिए अपने अपने स्तर से हम संकल्प लें, ताकि गंगा माँ दूषित ना हो, प्रदूषित ना हो, उसमें कूड़ा कचरा ना गिरे और उसकी जो दिव्यता है, उसकी जो पवित्रता है वो अक्षुण्ण बना रहे, अक्षुण्ण रहे। उत्तरकाशी जनपद जहाँ से माँ गंगा का मायका गौमुखिया है, आज उत्तरकाशी हम लोग मणिकर्णिका घाट पे हजारों लोग यहाँ पे स्नान कर रहे हैं। देव घाट है, दूर दूर से देव डोलियाँ यहाँ पे गंगा स्नान करने आती है और माँ गंगा में पवित्र जल को ले जाके अपने अपने गाँव में ले जाती है। मैं सभी लोगों से आग्रह करना चाहूँगा कि आप माँ गंगा पे किसी भी प्रकार का अपने घर का कूड़ा कबाड़ ना डालें। आज के दिन आप लोग यही संकल्प लें, तभी आप लोगों का स्नान सफल होगा। गंगा दशहरे का आज महापर्व, हजारों यात्री यहाँ पर आए हैं और गंगा मैया में स्नान कर रहे हैं। इस दिन माँ भगवती गंगा धराधाम पे पधारी थी और इसके साथ साथ आज गंगा दशहरे का बहुत बड़ा पर्व है। 10 पापों को जो मुक्त करती ऐसी माँ भगवती गंगा है। अवतरण दिवस यानी कि गंगा दशहरा आज जो है उत्तरकाशी जनपद में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। और मैं बात करूं गंगोत्री की, तो गंगोत्री में भी जो है लाखों की संख्या में जो है श्रद्धालु मौजूद हैं। और अभी मैं उत्तरकाशी जनपद के मणिकर्णिका घाट पे मौजूद हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है श्रद्धालुओं की जो है अच्छी खासी भीड़ आज सुबह 4 बजे से लगी हुई है। दीपक नोटल, ND24 उत्तरकाशी। गंगा दशहरे के मौके पर हरिद्वार में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। बड़ी संख्या में श्रद्धालु हर की पौड़ी में पहुंचकर उन्होंने गंगा की आस्था की डुबकी लगाई। आपको बताते कि दरअसल गंगा दशहरा में गंगा स्नान का बड़ा महत्व बताया जाता है, इसलिए श्रद्धालु देश भर के कोने कोने से हरिद्वार पहुंचकर गंगा स्नान करने पहुंचे थे। वहीं इसको देखते हुए हरिद्वार में सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे। हम गुड़गांव से आए हैं गंगा दशहरा के लिए, तो इसीलिए हम आज यहाँ पे नहाने आए गंगा जी में। बड़ा दिन है, 10 दिन तक चलता है। आज लास्ट दिन है, कल एकादशी है, निर्जला एकादशी है। बहुत अच्छा लग रहा है गंगा माता के दर्शन करके। शुभ स्नान, गंगा माता का स्नान दशहरे के लिए बहुत शुभ होता है, इसीलिए लोग आते आस्था के लोगों में गंगा में स्नान करने की। मैं भी कैथल जिले से आया हूँ, डांड मंडी से, हरियाणा से आया हूँ। बहुत भीड़ है, बहुत लोग आ रहे हैं, अच्छी भीड़ है, शुभ है ये स्नान, इसीलिए लोग आते हैं। सबके पाप गंगा मैया उतार देती है। ये स्नान करना चाहिए, जिसमें हिम्मत हो तो आना चाहिए गंगा माता के स्नान के लिए। बहुत शुभ स्नान है। तो बद्रीश पंडा पंचायत ने भी बद्रीनाथ धाम में गंगा दशहरा मनाया। बद्रीश पंडा पंचायत द्वारा आयोजित गंगा दशहरा कार्यक्रम के अवसर पर आचार्य तीर्थ पुरोहित ने पूजा अर्चना की और मां गंगा को साफ सुथरा रखने का भी संदेश दिया। इस दौरान मां गंगा की महिमा का वक्ताओं ने बखान भी किया। तो जोशीमठ के पहाड़ी जिलों में मौसम विभाग की ओर से एक बार फिर से बारिश और ओलावृष्टि और तेज हवाओं की चेतावनी जारी की गई है, जो कि फिलहाल जोशीमठ में सटीक साबित हो रही है। दरअसल यहां मौसम का बदला मिजाज एक बार फिर क्षेत्र में ऊंची पहाड़ियों पर हल्की बर्फबारी का नजारा देखने को मिल रहा है। वहीं नगर क्षेत्र में झमाझम बारिश होने से एक बार फिर ठंड लौट आई है। तो उत्तराखंड में लगातार मौसम में उतार और चढ़ाव देखने को मिल रहा है। देहरादून में जमकर बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हो रही है। वहीं मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि आने वाले समय में रेन थंडर स्टॉर्म की आशंका जताई थी। तो देखिए उत्तराखंड में लगातार मौसम बदलता जा रहा है और अधिकतर देखा जा रहा है कि बारिश का दौर अब उत्तराखंड में शुरू हो चुका है। देहरादून की अगर हम बात करें तो जमकर बारिश के साथ ओलावृष्टि भी यहां देखी गई है बीते दिनों, और वहीं मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि आगामी दिनों में भी इस तरह की बारिश हो सकती है।
तो खबर उधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा से है, जहां इन दिनों मिट्टी खनन माफियाओं का कारोबार फल फूल रहा है। प्रदेश में मिट्टी खनन पर प्रतिबंध लगा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी खटीमा में खनन माफिया बेखौफ होकर मिट्टी खनन कर रहे हैं। मिट्टी खनन की लगातार शिकायतों के बाद तहसीलदार शुभांगिनी ने छापेमार कार्यवाही की। छापेमारी के दौरान 2 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया गया और आगे की कार्यवाही शुरू की गई। हमें लगातार अवैध खनन और परिवहन की शिकायत आती हुई रही है और इसी क्रम में आज हमने सुबह छापेमारी की है। उसमें 2 अवैध मिट्टी का खनन करती हुई ट्रॉलियाँ हमें पकड़ी, जिन्हें हमने सीज किया है मौके पर और उनकी चालानी कार्रवाई की जा रही है। जी, इसमें लगातार कार्रवाई जारी है और जो भी उनके पेपर्स हैं वो चेक किए जाएंगे। अगर उनके पूरे प्रॉपर पेपर नहीं है तो RTO को भी एक अलग से लेटर जारी किया जाए। वहाँ पर हमने क्षेत्रीय लेखपाल को डायरेक्शन दिए हुए हैं, वो जाकर वहाँ पर नकद करेंगे और जो भी वाजिब जुर्माना होगा वो लगाया जाएगा। खटीमा पुलिस ने कार्यवाही करते हुए शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। दरअसल बीते दिनों उषा महर के घर ताला तोड़कर 9 से 10 तोला जेवर की चोरी हो गई थी, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी और CCTV के आधार पर शातिर चोर शकील को गिरफ्तार कर लिया, जिससे 20,000 नकदी भी बरामद की गई। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि चोरी का मुख्य आरोपी अशरफ है, जिसके बाद पुलिस ने अशरफ को भी गिरफ्तार कर लिया है। उत्तरकाशी में कुछ दिन पहले एक विशेष समुदाय के 2 युवक स्थानीय युवती को भगाते हुए पकड़े गए थे, जिसके बाद स्थानीय व्यापारियों ने बाहरी राज्यों से आए दुकानदारों का विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस दौरान करीब 40 दुकानदार अपनी दुकान खाली कर यहां से भाग चुके हैं। फिलहाल पुलिस ने सुरक्षा और भी बढ़ा दी है। हरिद्वार के बहादुराबाद क्षेत्र में एक शव मिला है, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। खबर मिलते ही पुलिस बल भी मौके पर पहुंचा। SP सिटी स्वतंत्र कुमार ने इस मामले में हत्या का संदेह जताया है। जांच के लिए अलग से टीम भी गठित की गई। पुलिस टीम छानबीन में जुटी हुई है। वहीं परिजनों ने कुछ लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस टीम ने मामले की जांच शुरू कर दी है। राजपाल जी का यहाँ पे शव मिला है और हमारी फोरेंसिक की टीम भी यहाँ पे है। हमारी जो लोकल पुलिस की टीम है वो भी है। SOG भी यहाँ पे मौजूद है और हम लोग सभी लोग यहाँ पे हैं। इनका बॉडी को अभी फोरेंसिक ने पूरी शिनाख्त भी कर लिया है और बॉडी को रख के मोर्चरी भेज रहे हैं। इसमें कुछ लोगों पे शक जाहिर की जा रही है इनके परिजनों द्वारा, उसमें हमारी टीम कार्रवाई कर रही है। जल्दी हमें इसमें से बताएगा। सितारगंज कोतवाली क्षेत्र के शक्ति फार्म में संदिग्ध परिस्थितियों में एक महिला की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची शक्ति फार्म चौकी इंचार्ज ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा कर खटीमा जो है पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया गया कि पड़ा गांव निवासी अंजू बनिक का बाथरूम में फंदे पर लटका शव मिला था। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। ओल्ड मसूरी रोड पर रामतीर्थ आश्रम के पास स्कूटी सवार एक युवती गहरी खाई में जा गिरी। लोगों ने युवती को खाई से निकाला और जिला चिकित्सालय भेजवा, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। दरअसल लगभग 3 वर्ष से पुस्ता टूटा हुआ है, जिसकी अब तक मरम्मत नहीं की गई और यहां से कई वाहन दुर्घटनाग्रस्त भी हो चुके हैं, लेकिन लोक निर्माण विभाग ने अब तक कोई सुध नहीं ली है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां दिल्ली में महिला खिलाड़ी पिछले कई समय से प्रदर्शन कर रही है। वहीं महिला खिलाड़ियों की गिरफ्तारी की घटना के बाद देश भर में आक्रोश है। वहीं हरिद्वार के अलकनंदा घाट पर अन्नदाता किसान यूनियन से जुड़े किसान भी इन दिनों धरना दे रहे हैं। दरअसल यहां अन्नदाता किसान यूनियन के बैनर तले बड़ी संख्या में पहुंचे किसान नेताओं ने विरोध जताते हुए केंद्र और दिल्ली सरकार को आड़े हाथों लिया है। किसान नेताओं के अनुसार केंद्र सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, लेकिन दिल्ली की घटना ने इस नारे की पोल खोलकर रख दी है और आने वाले दिनों में इसका खामियाजा दोनों ही सरकारों को भुगतना पड़ेगा। यहां आयोजित 3 दिवसीय सम्मेलन में पहुंचे किसान नेता अलकनंदा घाट पर धरने पर बैठे हैं। किसान नेताओं का कहना है कि जल्द ही मामले में रणनीति बनाकर दिल्ली कूच किया जाएगा। मंत्र के अंदर बृजभूषण ने जो इतना बड़ा सिस्टम को चलाकर मोदी जी ने एक ही बात कही थी, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। आज वही बेटी जो दुनिया से
कोने कोने से आवाज उठकर आ रही है कि उन्हीं बेटियों के ऊपर इतना बड़ा लाठीचार्ज करवाकर उनके साथ क्या हो रहा है, ये आपने कल देखा होगा क्या है। दूसरी बात, जितना भी हमारे खापे हैं वहाँ हरियाणा की, पंजाब की, जितने भी हमारे संगठन हैं उस बेटी के साथ खड़े हुए हैं, इसमें कोई बात नहीं है। और यहाँ से ख़त्म करने के बाद आगे कोई ऐसा हम फैसला लेंगे जो वहाँ दिल्ली की जो केजरी सरकार है उसको दिखाएंगे कि भाई एक किस तरह एक बेटी के साथ ऐसा किया जाता है। लोहाघाट के सुई विशंग क्षेत्र के प्रसिद्ध मां कढ़ाई देवी मंदिर में चल रही 9 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का हवन के साथ समापन किया गया। इस दौरान विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। बता दें, श्रीमद् भागवत कथा में सुई विशंग क्षेत्र के सभी ग्रामीणों ने सहयोग किया। वहीं समिति आयोजक जीत सिंह मेहरा और हीरा देवी ने सभी सहयोगियों का आभार जताया। पर्यटन नगरी मसूरी में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आ रहा है, जिसके चलते शहर में जमकर बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हुई। कई स्थानों पर जलभराव की स्थिति बन गई। वहीं राहगीरों को भी परेशान होना पड़ा, तो वहीं दूसरी ओर भीषण गर्मी से लोगों को राहत भी मिली है, जिससे पर्यटक भी काफी खुश हैं। तो देखिए, लगातार उत्तराखंड में मौसम बदलता नजर आ रहा है। इसके चलते मसूरी की हम बात कर रहे हैं, जहां एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदला, जिसके चलते शहर में जमकर बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई, जिससे कई स्थानों पर जलभराव की स्थिति बन गई। वहीं राहगीरों को भी इसके चलते परेशान होना पड़ा। तो वहीं दूसरी ओर भीषण गर्मी से कहीं ना कहीं लोगों को राहत भी मिली है, क्योंकि बारिश से मौसम अब ठंडा हो चुका है। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्यन वैनबाग के मातली गांव पहुंची, जहां वे भागवत कथा में शामिल हुई। बता दें कि विट्ठू देवता के 3 दिवसीय यज्ञ और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की। साथ ही ग्रामीणों ने महिला मिलन केंद्र, आंगनबाड़ी केंद्र, भवन और अंबेडकर पार्क के साथ ही खेल मैदान की स्वीकृति को लेकर ज्ञापन भी उन्हें सौंपा। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी पिछले 2 दिनों से अपने विधानसभा क्षेत्र कोटद्वार में हैं, जहां उन्होंने सड़क, शिक्षा समेत कई योजनाओं का उद्घाटन किया। इसी कड़ी में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने कोटद्वार में विद्यालय का पुनर्स्थापन किया, जिससे कि बच्चों को बेहतर शिक्षा का माहौल मिल सके। इसके साथ ही कोटद्वार की सैनिक कॉलोनी में खराब सड़कों को दोबारा से बनाकर उनका भी लोकार्पण किया गया। इस बीच उन्होंने कहा कि कोटद्वार में कई जगह नई कॉलोनी बन गई है, लेकिन सड़क की समस्या भी है, जिसके लिए मैं निरंतर प्रयास कर रही हूं। यहाँ पर आवश्यकता है स्कूल। यहाँ पर मैंने, जैसे पहले भी मैं बार बार कह रही हूँ, लगभग अपनी विधायक निधि से मैंने 1 करोड़ स्कूल के डेवलपमेंट के लिए दिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए दिया है। कहीं हमने टेबल कुर्सियों के लिए दे रखा है। तो स्कूल का झंडी चौड़ में जो पश्चिमी में स्कूल था, उसका मैंने कल उद्घाटन किया। खुशी हुई कि एक शिक्षा के मंदिर को हमने थोड़ा सुंदर सुदृढ़ किया है, ताकि बच्चों को, छोटे से बड़े बच्चों को स्कूल में आने में आनंद आए, पढ़ने में मजा आए। तो छोटे छोटे ऐसे प्रयास कर रहे हैं। सड़क बहुत सारी एक समस्या है कोटद्वार में। बहुत सारी कॉलोनीज बन गई हैं, लेकिन सड़क नहीं होने के कारण लोगों को दिक्कत है। तो वो भी छोटे छोटे प्रयास मैं कर रही हूँ कि लोगों के जीवन में थोड़ा बहुत अगर हम कुछ उनको सुविधा दे सकते हैं। तो कल मैंने 2-3 सड़कें देखी। बहुत खुशी इस बात की भी है मुझे कि कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छा था, उसमें सड़क बहुत अच्छी बनी है, क्वालिटी बहुत अच्छी थी। तो मैं बधाई भी देना चाहती हूँ और बहुत खुश भी हूँ इस बात से कि अच्छा काम हमारे जो लोग हैं, कार्यकर्ता लोग, अच्छा काम। तो फिलहाल की खास खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।